दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। साथियों, कहता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा के साथ ही मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर आती है। जैसे हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं ना, तो मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर आती है। कहता है मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास में बड़ा महत्व। देखिए, मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास में बड़ा ही महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहा। देखिए, उसके मुगल का पतन के बाद भी यह कई वर्षों तक कायम रहा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। उस समय से हमारी यह परंपरा कायम है। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ ना, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही तिरंगा लहराया था। और उसी समय से यह हमारी परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस पर उसी स्थान पर मनाते आ रहे हैं। वास्तव में मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखिए, तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक यह लघु चित्र है, आप देख सकते हैं। साथियों, मुगल का क्या अर्थ होता है? मुगल शब्द का अर्थ क्या है? कहता है मुगल शब्द फारसी भाषा के मंगोल शब्द से बना है। किससे बना है? मंगोल शब्द से। मुगल शब्द है ना, जो मध्य एशिया की एक मुख्य जाति थी। यह जो मंगोल है ना, यह मध्य एशिया की एक जाति है। क्या है? प्रमुख मुख्य जाति थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल दो बड़े राजवंशों के वंशज थे। बाबर पिता की ओर से ईरान से इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसके व्यक्तित्व में मंगोल और तुर्की परंपराओं एवं आदर्शों की झलक मिलती है। मुगल राजवंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों की राजपद संबंधी अवधारणा में भी बदलाव आया। साथियों, आइए देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर 1526 से 1530, मतलब कि इसने 4 साल ही शासन किया। बाबर, कहता है बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का मूल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर को 12 वर्ष की उम्र में, देखिए, बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा, उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद, देखिए, इनके जब पिता की मृत्यु हुई तो बाबर का आयु 12 वर्ष था। उसके पिता की मृत्यु बाद फरगना की गद्दी मिली, है ना, इसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में पराजय के फलस्वरूप उसे फरगना की गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद उसे फरगना के युद्ध में उसे फरगना की गद्दी छोड़ देनी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होते हुए भारत आया। कई वर्ष तक बाबर भटकता रहा और काबुल होते हुए वह भारत पहुंचा। उस समय तक उसके पास युद्ध कौशल में निपुण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी। इतने दिन वह भटकते भटकते वह एक निपुण शासक भी बन गया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक बड़ी सेना भी थी उसके पास। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर, देखिए, 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें उसने दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी को हरा दिया
और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। इसके बाद 1527 के खानवा के में राणा संगा तथा 1528 में चंदेरी में राजपूतों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। देखिए, पहले पानीपत का युद्ध में उसने हरा दिया अफगान शासक इब्राहिम लोदी को और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके कुछ एक साल के बाद खानवा के युद्ध में राणा संगा को हरा दिया। कब? 1527 में। और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को पराजित कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उसका शासनकाल 4 वर्षों का रहा। बाबर कितने साल तक शासन किया? 4 वर्ष तक। उसका अधिकांश समय युद्धों में, 4 साल में उसने ज़्यादा समय कहाँ गुजारा? युद्ध में गुजारा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, देखिए बाबर की जो आत्मकथा लिखा हुआ है कौन सा पुस्तक में? तुजु के बाबरी या बाबरनामा। यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में। कौन सा भाषा में? तुर्की भाषा में। उसे मुबाइयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, मुंबई आन नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, हमारा चैनल कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। कहता है बाबर की मृत्यु जब हो गया ना, बाबर की, देखिए हुमायूं का यहाँ पर शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। कहता है बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र, देखिए बाबर का बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान के प्रतिद्वंदियों से सशक्त का सामना करना पड़ा। देखिए, हुमायूं का जो बड़ा भाई था ना, हुमायूं का अपने भाई कामरान के कारण अफगान में प्रतिद्वंदियों से सशक्त का सामना पड़ा। उसका भाई ही उसे धोखा दे गया। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। देखिए, हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिसने शासन व्यवस्था को अपने भाइयों में विभाजित कर दिया था, साम्राज्य को बांट दिया। यह उसकी असफलता का एक बड़ा कारण था। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज बिलग्राम 1540 में पराजित किया। इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। देखिए, ये जब पराजित हुए ना 1540 और 1540 में, तो यह हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह की मदद ली। देखिए, ईरान में हुमायूं ने किसका मदद लिया? सफाविद शाह का मदद लिया। और 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सफाविद शाह का मदद से उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन 1 वर्ष के बाद ही 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, लेकिन 1556 में दीन पनाह नामक इमारत की में पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय में वो पढ़ता था, वो पुस्तक प्रेमी था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।